आप देख रहे खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला है खबर को समझने का। बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और किस दल को कितने विभाग मिले हैं, किसे कौन सा विभाग मिला है, ये सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन नीतीश कैबिनेट में कुछ दागियों को जगह देने पर विपक्ष ने बड़ा सवाल किया है। कई लोग हैं जिन पर एक दो नहीं बल्कि कई केस हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को नीतीश कुमार की नई टीम का शपथ ग्रहण हो गया। 31 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन इन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम है आरजेडी विधायक और मगध इलाके में बाहुबली कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव का, जबकि दूसरा नाम है बसपा छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले और फिर मंत्री बनने वाले जमा खान का। इन दोनों के अपराध की कुंडली काफी लंबी और पुरानी है। सबसे पहले जानिए सुरेंद्र यादव के बारे में, जिन्हें सहकारिता विभाग का जिम्मा दिया गया है। सुरेंद्र यादव के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, दंगा, आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। 2005 के चुनाव में बूथ लूटने का सुरेंद्र यादव पर आरोप है। इधर जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही थे। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कैमूर के चैनपुर विधानसभा के विधायक जमा खान की छवि दबंग और दामन दागदार है। आप भी जानिए कि जमा खान पर आरोप क्या क्या है। जमा खान के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकांश मामलों में जमा खान बेल पर है। जमा खान पर हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जमा खान पर आर्म्स एक्ट का भी मामला है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के मुताबिक सुरेंद्र यादव, जमा खान, रामानंद यादव, ललित यादव समेत कई दागी हैं, जिन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में किस प्रकार के लोग हैं? सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, ये कौन लोग हैं? जिस सुरेंद्र यादव के नाम से गया जिला जहानाबाद थर-थर कांपता है, लोग उनके नाम से डरते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। जिस ललित यादव ने एक दलित के पांव के अंदर कील ठोकने का काम किया था, ललित यादव। रामानंद यादव एक जमाने में पटना के डॉन माने जाते थे। और ये जो कार्तिक कुमार जिनको बनाया है, ये तो अनंत सिंह के बिजनेस पार्टनर है। तो यानी जो मैसेज गया वो ठीक मैसेज नहीं गया है। दागी मंत्रियों के सवाल पर फिलहाल सत्ता पक्ष यानी आरजेडी और जेडीयू के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें दागदार छवि की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं। इसकी तो हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी है देख के ही लोग बनाते हैं। और जो है हम समझते हैं कि सब अच्छे बेहतर ही होंगे। जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, जिस दिन से नीतीश जी और तेजस्वी जी ने साफ कर रहे हैं। जाहिर है नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन विकास कितना होता है ये देखना बाकी है। दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ पटना से आनंद और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर समझिए कि चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली एक संस्था है एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने एक स्टडी की है और इस स्टडी के मुताबिक 2005 के बाद से बिहार में 10,785 उम्मीदवारों ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। 30% कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जबकि 20% कैंडिडेट्स पर तो दर्ज मामले बहुत सीरियस थे, जिनमें हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग, उगाही जैसे केस हैं। 2005 के बाद से बिहार के सांसद और विधायकों का भी अध्ययन किया गया। इसमें 57% जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, 36% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। और जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के 243 नेताओं में से 163 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 67% ने खुद पर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। बढ़ते हैं आगे। 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने 1 हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। और पहले आप जानिए कि किस दल को कितना मिला और 5 अहम विभाग किसके खाते में गए, फिर पूरे मंत्रिमंडल के मायने समझिए। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने
एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। मंगलवार को 31 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले आप समझिए कि नीतीश के स्पेशल 31 में किस दल से कितने मंत्री बने हैं। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी के सबसे ज्यादा 16 है, जबकि जेडीयू से 11 विधायक मंत्री बने हैं। कांग्रेस से 2 विधायक मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 विधायक मंत्री बने हैं और 1 मंत्री पद निर्दलीय के खाते में गया है। ताकत के लिहाज से देखें तो ज्यादातर बड़े विभाग जेडीयू के पास है। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। तेजस्वी को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है। वित्त विभाग का जिम्मा जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। वैसे तो आरजेडी के सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक नीतीश कुमार ने आरजेडी को झुनझुना थमा दिया है। बड़ी खासियत इस विस्तार की कि तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। जो 2 बड़े विभाग है किसी भी सरकार में माने जाते, वो एक तो फाइनेंस, दूसरा होम, तो एक कम से कम आरजेडी को मिलना चाहिए था। तो दोनों विभाग जो है वो जनता दल यू ने अपने पास रख लिया। इधर कांग्रेस के 19 में से केवल 2 विधायक मंत्री बने हैं, जिनके जिम्मे पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन जैसे विभाग हैं। मतलब कांग्रेस के खाते में कुछ खास नहीं आया है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आप नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में खास क्या है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है इसमें, क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ख्याल है। सबसे ज्यादा 8 यादव मंत्री कैबिनेट में हैं। पिछड़ी और अति पिछड़ी कैटेगरी से सबसे ज्यादा 17, दलित वर्ग से 5 और मुस्लिम समुदाय से 5 चेहरे लिए गए हैं। एनडीए सरकार में अपर कास्ट के 11 मंत्री थे, जो इस बार घटकर हो गए 6। ज्यादातर बड़े विभाग जेडीयू के पास हैं। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। चर्चा थी कि तेजस्वी के पास गृह विभाग होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिया। वित्त विभाग जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया। तेजस्वी को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का कद छोटा हुआ है। कांग्रेस के 19 में से केवल 2 विधायक मंत्री बने हैं। आरजेडी ने एमवाई समीकरण पर फोकस किया और आरजेडी में सबसे ज्यादा 6 यादव मंत्री हैं। आरजेडी से 3 मुस्लिम मंत्री बने हैं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक और दलितों पर दांव खेला है। कैबिनेट में अगले चुनाव की तैयारियों की झलक साफ तौर पर दिखती है। तेजस्वी यादव के पास वैसे तो 4 विभागों का जिम्मा है, लेकिन आज उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाल लिया। दफ्तर पहुंचते ही उनका स्वागत हुआ और पहले तेजस्वी के पदभार ग्रहण करने की तस्वीर देखिए, फिर समझिए कि तेजस्वी के सामने चुनौतियां क्या होंगी। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार। 6 दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा है। तेजस्वी के पास स्वास्थ्य के अलावे पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य भी है। मंगलवार को तेजस्वी ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही तेजस्वी ने बिहार की सेहत को दुरुस्त करने का दावा किया। जो है उसको दूर करना। चैलेंजेस क्या है आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, लचर व्यवस्था ना मिले। जो विभाग की ड्यूटी है, जो भी एक रोड मैप तैयार किया गया है या योजनाएं चल रही हैं या जिस पे निर्णय लिया गया है, उस पे अमल किया जाए। केवल कागजों पे नहीं बल्कि जमीन पर। स्वास्थ्य समेत 4 विभाग का जिम्मा संभालने वाले तेजस्वी 8वीं पास है। क्रिकेट में भी उन्होंने ज्यादा समय दिया है। तेजस्वी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि वहां वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके और राजनीति में आ गए। पटना से न्यूज 18 के लिए रविएस नारायण की रिपोर्ट। खबर समझिए कि स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी की चुनौतियां क्या क्या हैं। खराब स्वास्थ्य सेवा को सुधारना बड़ी चुनौती है तेजस्वी के लिए। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना यह बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक
ग्रामीण बिहार में डॉक्टरों की कमी है। बिहार में 55% डॉक्टरों के पद खाली हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 24,706 पद खाली हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के 33% पद खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 87% पद खाली हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट के 74% पद खाली हैं। प्रयोगशाला में जो तकनीशियन होते हैं उनके 77% पद खाली हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा विभाग की, जिसका जिम्मा डॉक्टर चंद्रशेखर को मिला है। नए मंत्री ने पदभार ग्रहण कर लिया। रिपोर्ट देखिए और उनकी चुनौतियां क्या है ये भी हम बताएंगे। शपथ ग्रहण के चंद घंटों के भीतर बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपना पदभार संभाल लिया। चंद्रशेखर जैसे ही दफ्तर पहुंचे, सभी अधिकारियों ने फूल माला और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। नए शिक्षा मंत्री के सामने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है प्राथमिक और उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति को सुधारना, स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना, प्रशिक्षित ट्रेंड शिक्षकों की कमी को दूर करना। निश्चित रूप से कई काम बचा हुआ है। एक बड़ी चुनौती भी होगी चंद्रशेखर जी के लिए कि आखिर ये महागठबंधन की सरकार में शिक्षा विभाग में कितना काम कर पाएंगे और बिहार को कितना संतुष्ट कर पाएंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर दूसरी बार मंत्री बने हैं। इससे पहले 2015 में महागठबंधन की सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री बनाए गए थे। 61 साल के चंद्रशेखर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार की नई सरकार के नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो कुछ देर बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है और ऐसे में नीतीश कैबिनेट के पावरफुल मिनिस्टर्स कौन कौन हैं, बेहद अहम और खास विभाग का जिम्मा किसके पास है, इन विभागों की चुनौतियां क्या है, यह भी जानना जरूरी है। बिहार में सत्तासीन महागठबंधन के घटक दलों के बीच हुए सैद्धांतिक समझौते के तहत विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया। आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हैं तो पार्टी के हिस्से सबसे ज्यादा विभाग भी हाथ लगे हैं। आरजेडी से 16 मंत्री, जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की तो वहीं कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग लगातार अपने पास रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जिम्मे सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विशिष्ट विभाग हैं। मुख्यमंत्री लंबे वक्त से बिहार की सत्ता पर पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में नीतीश के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारना, प्रशासनिक लापरवाही पर नकेल कसना और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन की सख्ती है। बात नीतीश के पावरफुल मिनिस्टर की कर लेते हैं। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिनके जिम्मे स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग भी है। दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी के लिए कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करना है। खराब स्वास्थ्य सेवा को सुधारना, इसके साथ ही हाईवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर करना भी शामिल है। प्रदेश के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं विजय कुमार चौधरी। इन्हें वित्त विभाग के साथ ही वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा भी है। इनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं। अर्थव्यवस्था में सुधार, विकास कार्यों में तेजी लाना, ढांचागत विकास के लिए सरकार की आमदनी में इजाफा करने के साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करना भी बड़ी चुनौती है। बात यदि ऊर्जा विभाग की करें तो इस विभाग का जिम्मा फिर से विजेंद्र प्रसाद यादव के कंधों पर है। ऊर्जा के साथ ही योजना और विकास विभाग का दायित्व भी इन्हीं के पास है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। बिजली चोरी से जुड़े अभियान को सफल बनाना, राजस्व संग्रह और बकायेदारों से वसूली के साथ ही विद्युत क्षेत्र में वित्तीय समस्याएं खत्म करना बड़ी चुनौती है। बिहार के उद्योग धंधों की भी बात कर लेते हैं, जिस विभाग का जिम्मा मिला है समीर कुमार महासेठ को।
बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना जितनी बड़ी चुनौती है, विभाग के मंत्री के तौर पर काम करना भी उससे कम चुनौती नहीं, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे के लिए माहौल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ ही निवेश को आमंत्रित करने और उसे बढ़ावा देने की बड़ी चुनौती शुरू से रही है। आखिर में बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा मंत्री इस बार प्रोफेसर चंद्रशेखर बनाए गए हैं। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक और उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति में सुधार लाना, स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना और प्रशिक्षित और ट्रेंड शिक्षकों की कमी को दूर करना है। जाहिर तौर पर बिहार में नई सरकार के साथ ही नई चुनौतियां भी कम नहीं है। सत्ता बदली है, नई जोश के साथ नई सरकार ने अपनी पारी की शुरुआत भी कर दी है। उम्मीद है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश अब जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।